चैनल एजू एनवायर में आपका स्वागत है। मैं जया। आइए हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता का भाग 3 आज डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने 2 भाग देख लिए हैं और वहाँ पर जो भी महत्वपूर्ण बिंदु थे हमने डिस्कस कर लिए हैं। कुछ चीजें रह गई थी जिसको यहाँ पर हम आज डिस्कस करेंगे और ओवरऑल चैप्टर आज कंप्लीट हो जाएगा। महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखें तो इसकी लिपि से संबंधित यानी सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि किस प्रकार की थी तथा सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक जीवन उस समय किस प्रकार का था और क्या कारण रहे सिंधु घाटी की सभ्यता के पतन के, इस पर आज प्रकाश डालेंगे। सबसे पहले देखेंगे लिपि। जैसा कि हम जानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता एक आदि ऐतिहासिक सभ्यता थी। इस समय जो भी लिखित साक्ष्य प्राप्त हुए, इन लिखित साक्ष्यों को पढ़ा नहीं जा सका है और उस समय जो लिपि प्राप्त हुई है वह चित्रात्मक लिपि थी तथा दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी, जिसको हम ब्रूस्टोफेडन कहते हैं। और सबसे ज्यादा यू आकार के चित्र एवं मछली के चित्र प्राप्त हुए हैं और यह चित्र तांबे की गुटखाओं पर तथा सेलखड़ी के मोहरों आदि पर प्राप्त हुए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के सामाजिक जीवन की ओर प्रकाश डालें तो देखेंगे समाज की मूल इकाई परिवार थी, जैसा कि वर्तमान समय में भी है और वैदिक युग तथा अनेक युगों में हम देखते हैं कि समाज की मूल इकाई परिवार ही होती है और परिवार से मिलकर के समाज का निर्माण होता है। संभवतः उस समय यानी सिंधु घाटी सभ्यता में मात्र सत्तात्मक समाज था और समाज 4 भागों में विभाजित था, यानी कि विद्वान जिसे पुरोहित भी कहा जाता है, जो धार्मिक कर्मकांड यानी पूजा पाठ से संबंधित कार्य करवाते रहे होंगे, तथा योद्धा, व्यापारी एवं श्रमिक। इस प्रकार से 4 भागों में समाज को विभाजित किया गया था तथा स्त्री और पुरुष दोनों ही आभूषण धारण करते थे। और हड़प्पा से एक पुरुष की मूर्ति प्राप्त हुई है जिसके वस्त्र जो हैं उस पर अलंकृत उनके वस्त्रों को अलंकृत दिखाया गया है और जो मूर्तियां प्राप्त हुई हैं उसमें आभूषण धारण किए हुए पुरुष या स्त्रियां दिखाई गई हैं। इससे यह अनुमान लगाया जाता है कि उस समय स्त्री और पुरुष दोनों ही साज सज्जा पर विशिष्ट रूप से ध्यान देते थे तथा ऊनी एवं सूती दोनों ही प्रकार के वस्त्रों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं तथा भोजन शाकाहारी मांसाहारी दोनों प्रकार का भोजन उस समय लोग करते थे। मनोरंजन के मुख्य साधन पासा एवं चौपड़ थे। यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता में मनोरंजन के प्रमुख साधन क्या थे, तो पासा एवं चौपड़ तथा समाधिकरण यानी कि शवदाह प्रक्रिया के जो साधन थे वो पूर्ण एवं आंशिक समाधिकरण तथा दाह संस्कार दोनों के ही प्रमाण प्राप्त होते हैं। धातु निर्माण से भी सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूर्णतः परिचित थे, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता एक कांस्ययुगीन सभ्यता थी और कांसा तांबा और टिन से मिलाकर बनाया जाता है। इससे यह अनुमान लगाया जाता है कि उस समय के लोग धातु निर्माण कला में पारंगत थे तथा नापतोल की दशमलव प्रणाली के भी साक्ष्य मिले हैं और ये दशमलव प्रणाली या नापतोल की दशमलव प्रणाली 16 के गुणज में थी तथा यह शांति प्रिय सभ्यता थी। युद्ध के प्रमाण यहाँ से प्राप्त नहीं हुए हैं तथा व्हीलर के अनुसार दास प्रथा के प्रमाण प्राप्त होते हैं, लेकिन जैसा कि आप देखते हैं उत्तर वैदिक काल में या मुगल काल में आप देखेंगे दासों की स्थिति जिस प्रकार से निम्न थी उस प्रकार की दास व्यवस्था यहाँ पर नहीं थी, परंतु यहाँ पर दास प्रथा के कुछ प्रमाण प्राप्त होते हैं। तो ऐसा व्हीलर महोदय के अनुसार कहा गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता में दास प्रथा प्रचलित थी। तो ये यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, इसलिए जो लेखक का नाम है इसको याद रखिएगा। आगे बढ़े और देखें तो यहाँ से इधर देखिएगा सामाजिक जीवन का कुछ भाग मैंने यहाँ पर नोट किया है। इसके बाद हम राजनीतिक जीवन की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो देखेंगे समाज में गेहूं, जौ, मटर, तिल और कपास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, परंतु गन्ना और रागी के प्रमाण प्राप्त नहीं हुए हैं। तो कई बार इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में किन चीजों के साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं, तो ये ध्यान रखिएगा क्योंकि ज्यादातर एक्सेप्शनल ही एग्जामिनर क्वेश्चन उठाता है। तो गन्ना और रागी के साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं। पत्थर और कांसे के औजार प्राप्त हुए हैं, परंतु फावड़ा या फाल के प्रमाण सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं। उस समय संभवतः लकड़ी के हलों का प्रयोग किया जाता रहा होगा तथा पशुपालन के रूप में भेड़, बकरी, गाय, कुत्ता आदि
का पशुपालन किया जाता होगा, लेकिन गुजरात के जो निवासी थे वे हाथी पालन भी करते थे। तथा कुबड़ वाला बैल जो था इनका प्रमुख पशु था, क्योंकि यह एक कृषि प्रधान व्यवस्था थी, यानी कृषि प्रधान यह समाज था सिंधु घाटी का। तो उस समय कुबड़ वाले बैल का प्रयोग कृषि कार्यों में किया जाता रहा होगा। यही कुबड़ वाला बैल यहाँ का प्रमुख पशु था, जो कि अनेक मोहरों में या फिर जो भी उस समय चित्र प्राप्त हुए हैं उसमें यह प्रमुख रूप से दर्शाया गया है। तो जिससे अनुमान लगाया गया कि कुबड़ वाला बैल सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख पशु था। इसके बाद यहाँ से देखें राजनीतिक जीवन को, तो राजनीतिक संगठन के स्पष्ट प्रमाण तो प्राप्त नहीं हुए हैं, लेकिन यह अनुमान लगाया गया है, क्योंकि कृषि प्रधान और व्यापार प्रधान व्यवस्था थी। व्यापार के अनेक साक्ष्य प्राप्त होते हैं और सिंधु घाटी सभ्यता का व्यापार सिर्फ आंतरिक रूप से व्यापार नहीं होता था। अनेक प्रमाण प्राप्त हुए हैं कि विदेशी व्यापार यहाँ पर होता था। मिस्र से, मेसोपोटामिया से और मध्य एशिया के अनेक भागों से सिंधु घाटी सभ्यता के अनेक साक्ष्य प्राप्त हुए, जिससे यह अनुमान लगाया गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता में व्यापार, विदेशी व्यापार भी होता था। तो यह राजनीतिक संगठन के स्पष्ट प्रमाण नहीं प्राप्त होते हैं, लेकिन यह अनुमानित है कि शासन व्यवस्था व्यापारियों के हाथ में रही होगी। हंटर के अनुसार मोहनजोदड़ो का शासन राजतंत्रात्मक ना हो करके यह जनतंत्रात्मक शासन था, तथा व्हीलन के अनुसार सिंधु सभ्यता के लोगों का शासन मध्यवर्गीय जनतंत्रात्मक शासन था, जिसमें धर्म की महत्ता थी, लेकिन धर्म इस प्रकार से नहीं था। यानी धार्मिक क्रियाकलाप तो मौजूद थे, लेकिन धर्म एक बंधन के रूप में नहीं था, यानी यह किसी प्रकार की धार्मिक अंधविश्वास को नहीं दर्शाता है। आर्थिक जीवन की तरफ देखें तो उन्नत कृषि व्यवस्था थी, यानी जो कृषि से अधिशेष प्राप्त होते थे उन अधिशेषों को व्यापार, उन अधिशेषों के माध्यम से व्यापार किया जाता था, और यह व्यापार ही उस समय की आर्थिक जनजीवन का आधार था। यानी कि स्पष्ट रूप से यह पता चलता है, क्योंकि यहाँ के नगर, जिस तरह से नगर नियोजन किया गया था, जिस तरह की व्यवस्थाएं देखी गई सिंधु सभ्यता में, इससे यह अनुमान लगाया गया कि आर्थिक जीवन बहुत ही उन्नत था। यानी सिंधु सभ्यता के लोग आर्थिक रूप से संपन्न लोग थे। और विदेशी व्यापार के प्रमाण मिलते हैं। विदेशी व्यापार जिन बंदरगाहों से होते थे वो मुख्य बंदरगाह लोथल, जो कि गुजरात में स्थित है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि बार बार पूछता है कि सिंधु सभ्यता का सबसे प्रमुख बंदरगाह कौन सा था, तो लोथल था। उसके बाद रंगपुर, सुरकोटदा और प्रभास पाटन भी यहाँ के महत्वपूर्ण बंदरगाह थे। तो आपको ये ध्यान रखना है, कई बार इसमें से आपको मिलान करने के लिए कहेगा, और मिलान करने में कुछ ऐसे ऑप्शन डालेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह जो है सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है। इसके लिए आपको यह जानना जरूरी है कि कौन सा बंदरगाह इससे संबंधित है, तो पहले इसको आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़े और देखिए सिंधु सभ्यता का धार्मिक जीवन किस प्रकार था। तो मानव, वृक्ष एवं पशु तीनों ही प्रकार से ईश्वर की पूजा की जाती थी। बलि प्रथा के भी कुछ साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, और जादू टोने में भी लोगों का विश्वास था। मातृ देवी की मूर्ति प्राप्त हुई है, तथा रुद्रदेव, जिसे पशुपतिनाथ कहते हैं, लिंग, योनि एवं सर्प पूजा के भी साक्ष्य प्राप्त होते हैं। स्वास्तिक का चिन्ह और चक्र का चिन्ह जो है सूर्य पूजा से संबंधित है, तथा सावधान जो है पूर्ण रूप से, आंशिक रूप से एवं कलश सावधान के भी प्रमाण प्राप्त होते हैं। मूर्ति पूजा का यह प्रारंभिक काल माना जाता है। हालांकि आप देखेंगे कि गुप्त काल में जाकर के मूर्ति पूजा को बढ़ावा मिलता है, लेकिन यहाँ पर अनेक प्रकार की मूर्तियां प्राप्त हुई हैं, जिससे यह अनुमान लगाया गया कि सिंधु सभ्यता के लोग जो है मूर्ति पूजा में विश्वास रखते थे। तो मूर्ति पूजा का प्रारंभिक काल भी जो है सिंधु सभ्यता को माना गया। यहाँ से हड़प्पा नामक स्थान से उर्वरता की देवी की मृण मूर्ति प्राप्त हुई है। मृण मूर्ति अर्थात मिट्टी की मूर्ति एक महिला के गर्भ से एक पौधे की उत्पत्ति को दर्शाया गया है, जिससे जो कहाँ से प्राप्त हुई है, हड़प्पा से। इससे अनुमान लगाया गया कि उस समय मूर्ति पूजा में लोग विश्वास करते थे। इसके बाद इस सभ्यता के पतन के क्या मुख्य कारण रहे,
यहाँ पे मैंने विद्वान लिखे हैं और उसके पतन के कारण लिखे हैं, क्योंकि यहाँ से इस प्रकार से पूछता है कि निम्नलिखित विद्वान के अनुसार सिंधु सभ्यता के पतन के क्या मुख्य कारण थे। तो गार्डन, चाइल्ड एवं व्हीलर के अनुसार सिंधु सभ्यता के पतन के मुख्य कारण बाह्य एवं आर्यों का आक्रमण था, और कहा जाता है कि आर्यों के आक्रमण के बाद भारत में वैदिक काल की शुरुआत होती है यहाँ से। तो ये सिंधु सभ्यता वैदिक काल से पहले की सभ्यता है, लगभग 8000 साल पुरानी सभ्यता कही जाती है सिंधु सभ्यता। तो गार्डन, चाइल्ड एवं व्हीलर के अनुसार इस सभ्यता के पतन के मुख्य कारण बाह्य एवं आर्यों का आक्रमण था, तथा जॉन मार्शल, अनरेस्ट मैके एवं एस.एस. राव के द्वारा इस सभ्यता के पतन का मुख्य कारण बाढ़ थी। ऑरेल स्टेइन और अमलानंद घोष ने कहा कि सिंधु सभ्यता के पतन के मुख्य कारण जलवायु परिवर्तन था। इस तरह से आज हमने इसकी लिपि के संबंध में सामाजिक जीवन, राजनीतिक जीवन, आर्थिक और धार्मिक जीवन तथा इसके पतन के क्या क्या मुख्य कारण थे इस पर प्रकाश डाल लिया है। चैप्टर यहाँ पर आज ओवरऑल कंप्लीट हो गया है। आपको ये समझ में आया हो, अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें तथा निश्चित ही कमेंट करें, जिससे यह पता चले कि आपको ये समझ में आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा है। और अगर कुछ कोई पॉइंट अगर छूट गया है मुझसे तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा कि इससे संबंधित क्या क्या चीज़ें अभी बाकी रह गई हैं। वैसे मेरी समझ से तो अभी पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है, तो आप निश्चित ही ऑब्जेक्टिव बनाने का प्रयास करिए। अगर मोस्टली ऑब्जेक्टिव तो बन जाएंगे, अगर कुछ ऑब्जेक्टिव छूट रहे होंगे तो आप बुक की सहायता लीजिए, अन्यथा मुझे कमेंट करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।